हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत ही मस्त और स्वस्थ होंगे। तो आज से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ इग्नू का नया कोर्स, जो कि बिल्कुल ही नए पैटर्न पे बेस्ड है। और सबसे पहले हम देखेंगे एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपलसरी कोर्स। ये कोर्स तीनों प्रोग्राम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बीए, बीकॉम और बीएससी तीनों के लिए कंपलसरी है और इम्पॉर्टेंट भी। ठीक है, तो इसके अंदर 3 सब्जेक्ट आते हैं। पहला इन्वायरमेंटल स्टडीज़, दूसरा इंग्लिश कम्युनिकेशन एंड स्किल्स, तीसरा हिंदी भाषा और शान प्रसार। हिंदी और इंग्लिश ये दोनों ऑप्शनल है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा चूज़ करके पढ़ते हो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का। ये सब्जेक्ट सिर्फ इग्नू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं, बल्कि सारे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, जो कि ब्लॉक 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ब्लॉक 1 में 3 चैप्टर्स दिए गए हैं, आवर इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम और मेजर इकोसिस्टम। तो एक एक करके तीनों को बहुत ही अच्छे से और कंप्लीट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आवर इन्वायरमेंट। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट नोन फॉर सपोर्टिंग लाइफ। सबको पता है भाई, अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जो लाइफ को सपोर्ट करता है। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे एयर है, वाटर है और लैंड है, ये सर्टेन अदर कंपोनेंट्स जो कि लाइफ को सस्टेन करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट लाइन दिया गया है कि डिस्पाइट द वास्टनेस ऑफ अर्थ लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन ए नैरो जोन कोल्ड बायोस्फीयर। है ना, अब हमारा अर्थ तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, क्या लाइफ हर जगह पॉसिबल है? नहीं। तो लाइफ किस जगह पॉसिबल होगा? जहाँ एयर प्रेजेंट हो, जहाँ वाटर प्रेजेंट हो, जहाँ रहने के लिए या हमें फसल उगाने के लिए लैंड प्रेजेंट हो। तो जहाँ ये तीनों मिल जाए आदमी तो वहीं रहना प्रेफर करेगा। मैं तो वहीं रहना प्रेफर करूँगी, है ना, जहाँ पे ये तीनों प्रेजेंट हो, एयर, वाटर एंड लैंड। वही जगह को, उसी नैरो जोन को बायोस्फीयर कहा जाता है। तो सिंपल भाषा में बायोस्फीयर का डेफिनेशन क्या होगा? ए नैरो जोन ऑफ अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरैक्ट्स विद ईच अदर, इसी को हम बायोस्फीयर कहेंगे। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है सन इज़ द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स कंटिन्यूस इंटरेक्शन अमंग वेरियस लाइफ फॉर्म्स। अब ये क्या है? सन ही एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। ऐसा क्यों कहा गया? सबसे पहले देखो, प्लांट को अपने खाना बनाने के लिए सन पे डिपेंड होना पड़ता है फॉर लाइट, या और हम पीपल को खाना खाने के लिए प्लांट पे डिपेंड होना पड़ता है। तो बेसिकली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें किस पे डिपेंड होना पड़ा? सन पे। तो सन ही हुआ ना हमारा एकमात्र सोर्स ऑफ एनर्जी। उसके बाद दिया गया है दिस यूनिट बीइंग फर्स्ट इन द कोर्स ब्रिंग्स आउट द होलिस्टिक मीनिंग ऑफ द वर्ड इन्वायरमेंट। होलिस्टिक मीनिंग मीन्स व्हाट? मतलब हर तरह से जो सबके लिए सोचे, वही है होलिस्टिक मीनिंग, यही है इन्वायरमेंट। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इन ब्रॉड टर्म्स इन्वायरमेंट इंक्लूड्स एवरीथिंग एक्सटर्नल टू एन ऑर्गेनिज्म दैट अफेक्ट्स इट, इंक्लूडिंग फिजिकल एज वेल एज लिविंग फैक्टर्स। यानी कि इन्वायरमेंट वो हर चीज़ को इंक्लूड करता है जो एक ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल में हो, यानी कि उसके आसपास में। वो चाहे तो फिजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं या लिविंग फैक्टर्स। अब फिजिकल फैक्टर्स बेसिकली हम एबायोटिक कंपोनेंट को कह सकते हैं, जैसे कि एयर, वाटर, टेम्परेचर एंड ऑल दैट, ये सारे चीज़। फिजिकल फैक्टर्स में क्या होते हैं कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, और लिविंग फैक्टर्स में क्या होते हैं? लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि मैन, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारे चीज़। ठीक है, उसके बाद टर्म दिया गया है इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम ये क्या है? ये जो फिजिकल और लिविंग फैक्टर्स है, ये जब एक दूसरे से क्या कर रहे होते हैं? इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, तो एक सिस्टम फॉर्म होता है, उसी को इकोसिस्टम कहते हैं। यानी कि द एक्शन एंड इंटरैक्शन ऑफ द फिजिकल एंड लिविंग फैक्टर्स मेक ए सिस्टम ऑफ रिलेशन कॉल्ड इकोसिस्टम। ये क्या है? एक सिस्टम फॉर्म हो गया एक्शन और इंटरैक्शन का। किससे? फिजिकल और लिविंग फैक्टर का। ठीक है, उसके बाद एक टर्म दिया गया है
सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या चीज़ है, ये बहुत ही अच्छे से एक टॉपिक में दिया गया है, हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। तो अभी के लिए बस इतना बता दूं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट है जो कि प्रेजेंट की नीड को पूरा करे विदाउट अफेक्टिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। तो इसी को हम क्या कह सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस दैट एक्सप्लेन्स सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड इन्वायरमेंट। ये क्या करता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप फॉर्म करता है ह्यूमन बीइंग का किसके साथ, इन्वायरमेंट के साथ। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या हुआ, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वैसा रिलेशनशिप है जो दो ऑर्गेनिज्म या जो दो कंपोनेंट के बीच में हो। यहाँ पे क्या दिया गया है, एक ह्यूमन बीइंग और एक इन्वायरमेंट के बीच में। तो ये रिलेशन क्या कर रहा है, ये चाहे तो एक दूसरे को बेनिफिट कर भी सकता है, ये चाहे तो एक दूसरे को बेनिफिट नहीं भी कर सकता है। तो ये जो रिलेशनशिप फॉर्म हुआ दो ऑर्गेनिज्म के बीच में, इसी को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दिया गया है कंसेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या चीज़ है, अब सबसे पहले देखते हैं क्या दिया हुआ है, नेचुरल इन्वायरमेंट, यानी कि ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज ए स्पेसिफिक सराउंडिंग और मीडियम विथ विच इट कंटिन्यूसली इंटरैक्ट्स, derives its sustenance and to which it is fully adapted। यानी कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने स्पेसिफिक सराउंडिंग में या अपने मीडियम में क्या कर रहा होता है, कंटिन्यूसली एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहा होता है और वो उस सराउंडिंग में फुल्ली तरह से अडेप्टेड होता है। उसी को हम नेचुरल इन्वायरमेंट कहते हैं। जैसे हम ऑक्सीजन के लिए एयर से इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, उसी तरह से क्या होता है, ये हमारे सराउंडिंग का एक पार्ट है जिसमें हम कंटिन्यूसली इंटरैक्ट कर रहे होते हैं और वो बेसिकली क्या होता है, नेचुरल इन्वायरमेंट का पार्ट होता है। उसके बाद दिया गया है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट बेसिकली देखो बहुत तरह के होते हैं। हम कभी कभी होम इन्वायरमेंट बोल लेते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट बोल लेते हैं, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट बोल लेते हैं, लेकिन ये सारे इन्वायरमेंट का मतलब क्या हुआ, एक माहौल के तौर पे बताने के लिए ये सारे इन्वायरमेंट का यूज़ होता है। लेकिन बेसिकली हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना नेचुरल इन्वायरमेंट है। तो देख लेते हैं कि इन्वायरमेंट क्या चीज़ है। इन्वायरमेंट सम टोटल ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, इन्फ्लुएंसेस एंड इवेंट्स सराउंडिंग एन ऑर्गेनिज्म। ये क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स का एक मिक्सअप है जो कि क्या कर रहा होता है, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। इसी को हम इन्वायरमेंट कहते हैं। यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एक दूसरे को जो इन्फ्लुएंस करता है, इसी को इन्वायरमेंट कहते हैं। अब इन्वायरमेंट वर्ड एक फ्रेंच टर्म से आया है, इन्वायरन और मेंट। इन्वायरन का मतलब क्या हो गया, टू इनसर्किल और सराउंड, और मेंट का मतलब क्या हो गया, ऑक्शनिंग। ये शायद क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे मेमोराइज कर लेना। उसके बाद है कि इन्वायरमेंट इज द इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड नेचर। तो ये जो इन्वायरन और मेंट, ये दो शब्द का मीनिंग जो निकल के आया वो क्या आया, इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड नेचर। ठीक, उसके बाद दिया गया दिस एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स आर डायनामिक इन नेचर। अब ये क्या चीज़ है, डायनामिक मतलब जो एक जगह पे स्थिर ना हो, यानी कि वो चेंज होते रहता है टाइम टू टाइम सिचुएशन के अकॉर्डिंग। जैसे कि टेम्परेचर सी लेवल पे क्या होता है, ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर हम माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाएं तो वहाँ क्या होगा, टेम्परेचर वहाँ पे लो होगा। तो ये क्या हो गया, ये डायनामिक हो गया ना, ये चेंज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद दिया गया है नो ऑर्गेनिज्म कैन लीव अलोन विदाउट इंटरैक्टिंग विथ अदर ऑर्गेनिज्म। यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म बिना इंटरैक्ट किए दूसरे ऑर्गेनिज्म से नहीं रह सकता। अब हमें जीने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एयर से इंटरैक्ट करना पड़ेगा। हमें खाना खाना है तो खाना खाने के लिए क्या होगा, हमें प्लांट से इंटरैक्ट करना पड़ेगा। तो क्या हो रहा है, या क्या बताया गया कि हम कभी भी बिना दूसरे के इंटरैक्ट किए नहीं रह सकते, है ना। सो ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ अदर ऑर्गेनिज्म एज ए पार्ट ऑफ इट्स इन्वायरमेंट। मतलब हर ऑर्गेनिज्म के लिए एक दूसरा ऑर्गेनिज्म क्या है, एक पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। जैसे कि हम लोगों के लिए एक पेड़ क्या है, हम लोगों का पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट है ना। ठीक, बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इन्वायरमेंट ऑफ ए फिश इन ए पॉन्ड। एक पॉन्ड है, इसमें फिश है, ये फिश के आसपास में जितना भी इसके सराउंडिंग में चीज़ है, जैसे कि क्या एबायोटिक फैक्टर्स होंगे कुछ, जैसे कि लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन, ये सारे क्या हो गए इसके लिए एबायोटिक कंपोनेंट। ये इसका क्या हो गया, इन्वायरमेंट।
कुछ बायोटिक कंपोनेंट हो गए जैसे एक्वेटिक प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स और इसके पॉन्ड के आसपास बगल बगल में पेड़, ये सारे चीज़ क्या हो गए, बायोटिक कंपोनेंट्स। ये सारे मिलके क्या कर रहे हैं, एक इन्वायरमेंट फॉर्म कर रहे हैं, किसके लिए, फिश के लिए। तो यही है दिया हुआ, वहाँ पे पिक्चर की तरह दिखाया गया है बहुत ही अच्छे से। आप एक बार ज़रूर PDF या बुक से पढ़ लो तो शायद बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। उसके बाद दिया हुआ है रेंज ऑफ टॉलरेंस। रेंज ऑफ टॉलरेंस मीन्स व्हाट, द ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट चेंजेस इन एनवायरनमेंट विद इन ए सर्टेन रेंज। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर हम अपने थार डेजर्ट के कैमल को उठाकर अंटार्कटिका में छोड़ के आ गए तो क्या वो वहाँ पे टॉलरेट कर पाएगा? और जब हम अपने कैमल को अंटार्कटिका में छोड़ने गए तो वहाँ के पोलर बियर को उठा के अपने थार डेजर्ट में ला के रख दिए, तो क्या वो पोलर बियर यहाँ पे टॉलरेट कर पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो लोग अडेप्ट है एक सर्टन रेंज ऑफ टेम्परेचर पे, उसी को वो टॉलरेट कर सकते हैं। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेंज ऑफ टॉलरेंस। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं जवाब दूँ। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। और जितना भी चीज़ मैंने आज पढ़ाया प्लीज़ इसे PDF से या बुक से एक बार पढ़ लो तो सारी चीज़ बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।